ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? अगर कोई एको का मसला है या आवाज़ नहीं आ रही तो मुझे मैसेज कर दें चैट में, और अगर आवाज़ आ रही है तब भी मैसेज कर दें कि ठीक है। ऑलराइट, थैंक्स। ऑलराइट क्लास शुरू करते हैं। आज बेसिकली हमने कंटिन्यू करना है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के। कंडीशनल स्टेटमेंट पिछली क्लास में हमने शुरू की थी डिस्कशन के होता क्या है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उनमें से किसी एक पीस ऑफ कोड को आपने एग्जीक्यूट करना है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। यानी लेट सपोज आपके पास मार्क्स जो है हम कंडीशन रख सकते हैं कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं तो स्क्रीन के ऊपर ए डिस्प्ले करना है। अगर मार्क्स 80 टू 90 हैं तो स्क्रीन के ऊपर बी डिस्प्ले करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो ए और बी वाला जो डिस्प्ले करने वाला कोड है वो तब भी रन होगा जब उसकी कंडीशन मीट होती है। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में शुरू किया था। आज हमने कंटिन्यू करना है, तो आज हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करेंगे। अभी तक हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर कर लिए हैं, फिर पिछले सेशन में हमने रिलेशनल ऑपरेटर किए थे। यानी मैथमेटिकल होता है जो आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है। रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं जो कि टेस्ट करते हैं कि दो वैल्यूज हैं, उनमें से कौन सी वैल्यू का, उसमें से एक वैल्यू का दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है। यानी लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब तीसरा जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर होगा, और वो आज हम देखते हैं। इसके बाद हमने कंपाउंड बुलियन एक्सप्रेशंस करनी है। यानी अभी तक हम सिर्फ ये करते रहे कि एक इफ के अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन है। यानी फॉर एग्जांपल मार्क्स ग्रेटर देन 90। अगर हमने मल्टीपल कंडीशंस एक ही एक्सप्रेशन के अंदर डालनी है, यानी फॉर एग्जांपल मार्क्स ग्रेटर देन 90 और उसके साथ साथ अटेंडेंस जो है वो भी ग्रेटर देन 80%, तो इन दोनों को आप इकट्ठे कंबाइन कैसे करते हैं वो आज देखना है। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो कंपेयरिंग कैरेक्टर्स का है कि अभी तक हमने जो कंपैरिजन ऑपरेटर किया था वो न्यूमेरिकल वैल्यूज पे था। आज हमने देखना है कि कैरेक्टर वैल्यूज को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लॉजिकल असाइनमेंट की बात कर लें कि हमने जो असाइनमेंट स्टेटमेंट्स देखी थी और हमने पहले भी बात डिस्कस की थी, तो असाइनमेंट स्टेटमेंट में आप कोई बूलियन वेरिएबल को ट्रू या फॉल्स की वैल्यू असाइन कर सकते हैं। यानी इस एग्जांपल में आप क्या हो रहा है कि आपके पास एक मेन फंक्शन है, उस मेन फंक्शन में आपने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम एज है, और साथ ही आपने एक बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि सीनियर सिटीजन है। ठीक है, अब आप यूजर से एक सी एन कर रहे हैं वैल्यू जो कि एज वेरिएबल के अंदर कॉपी कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 65। अब ये लाइन बेसिकली क्या कर रही है कि अगर एज ग्रेटर देन 65 हुई या इक्वल टू 65, तो इन दैट केस ये एक्सप्रेशन जो है ये ट्रू रिटर्न करेगा, और जो सीनियर सिटीजन का वेरिएबल है उसके अंदर 1 कॉपी हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर एज 65 से कम है तो ये एक्सप्रेशन जो है ये फॉल्स इवेल्युएट करेगा, और सीनियर सिटीजन वेरिएबल जो है उसके अंदर 0 आ जाएगा। ठीक है, और आखिरी लाइन जो है उसमें हम सीनियर सिटीजन वेरिएबल में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, ये बाद में रिपीट इसलिए आज मैंने की है क्योंकि आज जो बाकी का लेक्चर है उसमें ये कॉन्सेप्ट काफी इस्तेमाल होगा। ऑलराइट, आगे चलें। तो हमने जो बात की है कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65, ये एक सिंपल कंडीशन है। अगर आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस चाहिए, यानी अगर आप देखना चाहते हैं कि एज जो है 65 से ज्यादा है पर 100 से कम है, तो इन सारी एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए, ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है इन्हें कंबाइन करने के लिए आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर भी अवेलेबल होते हैं। यानी
एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है और नॉट ऑपरेटर है। एंड के लिए आप 2 दफा एम्परसेंड डालते हैं, और के लिए जो है ये पैरेलल बार वाली की होती है। ये आप चेक कर लेना, हर कीबोर्ड पे फर्क हो सकती है। और नॉट के लिए आप एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी इसके एग्जांपल देखते हैं। पहले देख लें कि एंड ऑपरेटर करता क्या है। तो एंड ऑपरेटर ये करता है कि एंड के दोनों तरफ जो वैल्यूज हैं, ठीक है, यानी एंड के लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑपरेंड है वैल्यू, और उसके राइट हैंड साइड पे जो ऑपरेंड है या वैल्यू है, ठीक है, वो दोनों क्या है। अगर दोनों ट्रू है तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ट्रू हो जाएगा, उसका रिजल्ट। ऑन दी अदर हैंड उन दोनों में से अगर कोई भी एक फॉल्स है तो आपका जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है वो सारे का सारा फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी अगर आपने चेक लगाया फॉर एग्जांपल कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड एज इज लेस देन इक्वल टू 100, तो अब ये पूरे का पूरा ट्रू तब होगा जब आपकी एज 65 से ज्यादा है और 100 से कम है। अगर एज 65 से ज्यादा है पर 100 से भी ज्यादा है तो इन दैट केस दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स हो गई है, और उस वजह से आपकी पे पूरी की पूरी जो एक्सप्रेशन थी उसका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंड ऑपरेटर है। दूसरा जो ऑपरेटर है वो बेसिकली जो और ऑपरेटर था, और ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो आपका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा। दोनों कंडीशन ट्रू है तब भी ट्रू होगा, पर अगर दोनों फॉल्स हैं तो इन दैट केस आपका और ऑपरेटर जो है वो पूरे का पूरे एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स कर देगा। और लास्टली नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि नॉट ऑपरेटर का बाय द वे सिर्फ एक ही ऑपरेंड होता है। ठीक है, अगर वो ऑपरेंड ट्रू है और उसके वेरिएबल में ट्रू पड़ा हुआ था और या एक्सप्रेशन ट्रू थी और आपने उसके साथ नॉट लगाया है तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आपकी एक्सप्रेशन फॉल्स थी और आपने उसके साथ नॉट ऑपरेटर लगा दिए तो उसका रिजल्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 ऑपरेटर्स हैं जो कि C++ में इस्तेमाल किए जाते हैं। एनी क्वेश्चंस क्लास? इसका हम बाय द वे एग्जांपल अभी करने लगे हैं, उसके बाद पॉइंट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो कोई सवाल है तो चैट में लिख दें या रेज हैंड वाली ऑप्शन इस्तेमाल कर लें। ऑलराइट, मूविंग ऑन। ठीक है, तो ये देखें, व्हेन विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बी ट्रू। इस एक्सप्रेशन में आप क्या देख रहे हैं कि 0 इज लेस देन इक्वल टू n। ये एक एक्सप्रेशन है जो कि एंड ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये एक एक्सप्रेशन है। दूसरा एक्सप्रेशन है n इज लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, अब ये ट्रू कब होगा? यानी लेट सपोज n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 111 कर दिया। अब क्या होगा? ये जो पहली एक्सप्रेशन है, ठीक है, 0 जो है इज 0 लेस देन इक्वल टू n, तो आंसर यस है कि 0 जो है वो 111 से कम है, तो यहां पे ट्रू आ जाएगा। दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो है कि n इज लेस देन इक्वल टू 100, यानी 111 जो है इज दैट लेस देन इक्वल टू 100, तो आंसर है फॉल्स कि 111 जो है वो 100 से ज्यादा होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये ट्रू और ये फॉल्स जो है ये एंड कर दिए जाएंगे। एंड का मैं फिर रिपीट कर दूं जो हमने पिछली स्लाइड पे बात की थी कि अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है तो फिर आपका एंड रिजल्ट ट्रू होगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो आपका एंड रिजल्ट जो है फॉल्स हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि इन दोनों में से क्योंकि दूसरी वाली कंडीशन यानी n इज लेस देन इक्वल टू 100 वाली कंडीशन मीट नहीं हुई, फॉल्स है, तो इसलिए ओवरऑल रिजल्ट जो इस एक्सप्रेशन का है वो फॉल्स होगा।
ठीक है, इस एग्जांपल में जो n इज इक्वल टू 111 का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज n इज इक्वल टू 50। पहले आप चेक करेंगे कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 50, तो आंसर है ट्रू। फिर कंप्यूटर चेक करेगा कि 50 इज लेस देन इक्वल टू 100, तो वो भी ट्रू है। तो अब क्योंकि एंड की दोनों तरफ जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं उनका रिजल्ट ट्रू है, तो इसलिए ओवरऑल रिजल्ट जो एक्सप्रेशन का होगा वो भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको प्रोग्रामिंग के हिसाब से एक चीज समझा दिया। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, तो अगर कोई आपको ये एक्सप्रेशन दे कि 0 इज लेस देन इक्वल टू n एंड n इज लेस देन इक्वल टू 100 और पूछे कि ये ट्रू कब होगा, तो रेगुलर लैंग्वेज में आप कहेंगे, नॉर्मल इंग्लिश में, नॉर्मल उर्दू में, कि ये एक्सप्रेशन तब ट्रू होगी जब n वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 100 के दरमियान हो, इंक्लूसिव। ठीक है, तो यानी अगर वैल्यू 0 है या 100 है या इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू है, 1 होगी, 5, 10, 36, 99, कुछ भी, तो आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू होगा, वरना एक्सप्रेशन फॉल्स होगा। दूसरा एग्जांपल देखें, तो उसमें क्या हो रहा है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू n एंड n इज लेस देन इक्वल टू 100, तो ये तो पहले वाली एक्सप्रेशन आ गई। अब इस एक्सप्रेशन का जो भी इन दोनों का एंड करने का जो भी रिजल्ट आएगा उसको उल्टा कर देना है, क्योंकि ये नॉट वाला सिंबल इससे पहले आपने लगा दिया है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल करते हैं कि लेट सपोज n जो है n इज इक्वल टू -10। ठीक है, तो सबसे पहले ये वैल्यूएट होगा, तो -0 इज लेस देन इक्वल टू -n, नो, फॉल्स। फिर वैल्यूएट हो रहा है n इज लेस देन इक्वल टू 100, यानी -10 इज लेस देन इक्वल टू 100, तो यस ये बात ट्रू है। पर अच्छा, अब इन दोनों को जब एंड करेंगे तो क्योंकि दोनों में से एटलीस्ट एक एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया है, तो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो भी फॉल्स हो जाएगा। यानी मैं फिर रिपीट कर दूं कि एंड ऑपरेटर ट्रू तब रिटर्न करता है जब उसकी दोनों साइड पे जो रिजल्ट है, एक्सप्रेशन है, वो दोनों की दोनों ट्रू है। अगर उन दोनों में से कोई एक फॉल्स हो गया है या दोनों फॉल्स हो गए हैं, तो आपका एंड ऑपरेटर जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन हमने इस्तेमाल की है फॉर n इज इक्वल टू -10, ये एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न कर रहा है। पर क्योंकि इससे पहले हमने नॉट लगाया हुआ है, तो दैट मीन्स कि फॉल्स जो है उसको उल्टा कर देना है, तो एंड रिजल्ट जो है वो ट्रू आ जाएगा फॉर n इज इक्वल टू -10। एक और एग्जांपल देख लें, तो लेट्स सपोज n इज इक्वल टू 50, 0 इज लेस देन इक्वल टू 50, यस ट्रू हो गया। 50 इज लेस देन इक्वल टू 100, यस ये भी सच है, ट्रू हो गया। इन दोनों को जब एंड किया है तो फाइनल रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, और इस ट्रू को अब आपने उल्टा कर देना है, नॉट कर देना है, तो इन दिस केस जो एंड रिजल्ट है वो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है क्लास, तो ये हमने एंड के दो एग्जांपल किए हैं, एक में हमने नॉट कर दिया था फाइनल एक्सप्रेशन को, एक में हमने नॉट नहीं किया। अगला एग्जांपल देख लें, और बाय द वे ये ट्रू कब होगा, यानी नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करें तो दिस एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ n इज नॉट बिटवीन 0 एंड 100। ठीक है, यानी अगर n 0 है, 100 है, या इनके बीच में कोई भी वैल्यू है, तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स होगा। पर अगर n जो है, ठीक है, वो 0 से कम है एंड नॉट इंक्लूडिंग 0, या 100 से ज्यादा है
एंड नॉट इंक्लूडिंग 100, तो इन दैट केस आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये अब अगला एग्जांपल है। यहां पे जो ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है ये एंड का नहीं है, ये और का ऑपरेटर है। तो यहां पे क्या हो रहा है, 0 इज लेस देन इक्वल टू n एंड n इज लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये कब ट्रू होगा, कोई जवाब देना चाहेगा? हाँ हाँ जी अरसलान, अनम्यूट करके जवाब दें। सर जब 0 से लेके 100 तक दोनों या 100 के बराबर हो या 100 तक हो, तब दोनों कंडीशन में ट्रू आएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर 0 और 100 के बीच में तो फिर ट्रू होगा? नहीं सर, 0 से 100 तक के दरमियान में या इसके बराबर हो। अच्छा, और इससे अगर ज्यादा आउटसाइड दिस रेंज हो? फिर फॉल्स आएगा सर। अच्छा एक मिनट, लेट सपोज n -10 है। अब मुझे बताएं क्या रिजल्ट होगा। हाँ जी, क्या ख्याल है, पहली कंडीशन मीट होगी? स्टेप बाय स्टेप बताएं। 0 इज फर्स्ट लेस देन -10। फॉल्स नहीं सर, फॉल्स आएगा, फॉल्स पहला नहीं फॉल्स आएगा। होगा। ओके, हाँ जी, अब दूसरी स्टेटमेंट है -10 इज लेस देन इक्वल टू 100 के नहीं? यस सर, ट्रू है, लेस देन है। ठीक है, अब एक फॉल्स आएगा, एक ट्रू आएगा सर, अब फॉल्स आएगा इसका रिजल्ट। और बात यह है कि मैंने कहा और ऑपरेटर है, ट्रू तो आएगा सर। दोनों में से कोई एक ट्रू है या दोनों ट्रू है, तो आपका एंड रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। ट्रू होगा। ट्रू आएगा। तो ये एक्सप्रेशन n इज इक्वल टू -10 के लिए ट्रू है। एक और एग्जांपल है, n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 110 का 111 कर दें। अब क्या होगा, पहली कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है सर। 0 इज लेस देन इक्वल टू 111। ट्रू है सर, ट्रू। ट्रू है। और 111 इज लेस देन इक्वल टू 100। फॉल्स। फॉल्स। और बात फिर वही आ जाती है कि इन दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू है तो तो आंसर और ट्रू। ऑपरेटर का मतलब है कि आपका फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा। यस सर। सही है, तो फिर इसमें लग क्या रहा है, अगर नॉर्मल इंग्लिश में बात करें तो ये कब ट्रू होगा? ये हर कंडीशन के लिए ट्रू नहीं होगा। नहीं सर, अगर दोनों फॉल्स हो तो फिर फॉल्स आएगा। फॉल्स कब होंगे दोनों? कोई ऐसा नंबर आपके दिमाग में आते हैं जिसमें दोनों कंडीशन फॉल्स हो? यानी ऑब्वियसली अगर नंबर 100 से कम है तो वो सारी रेंज भी कवर हो जाती है। अब ये देखें यार, इसे मैं आपको एक स्केल पे दिखा देता हूँ। ये n इज इक्वल टू, ये 0 है, ये 100 है। n इज लेस देन, सॉरी 0 इज लेस देन इक्वल टू n, उसमें ये सारी वैल्यूज कवर हो जाती हैं। ठीक है, और अगर आप कंडीशन लगा रहे हैं कि n इज लेस देन इक्वल टू 100 तो उसमें ये सारी वैल्यूज कवर हो जाती हैं। तो बेसिकली कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिस पे ये एक्सप्रेशन फॉल्स इवैल्यूएट करे। तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? नो सर। थैंक यू अर्सलान। अगला एग्जांपल, 0 इज लेस देन इक्वल टू n और n इज लेस देन इक्वल टू 100 और इस पूरे एक्सप्रेशन को आपने नॉट कर दिया। तो ये कंडीशन कब ट्रू होगी? कभी भी नहीं। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसपे ट्रू हो सके। आगे चलें,
तो अभी तक जो हमने बात की है वो वैसे हमने एग्जांपल दिए कि लॉजिकल ऑपरेटर किसी एक्सप्रेशन के अंदर कैसे आपको किस तरह के रिजल्ट्स दे रहा होता है, कैसे वर्क करता है। अब हमने एक्चुअली देखना है कि इफ कंडीशन के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर का क्या फायदा है। तो यहां पे एक सिंपल एग्जांपल देखें कि इफ और फिर ब्रैकेट्स के अंदर है अटेंडेंस इज लेस देन 23 और मार्क्स इज लेस देन 50। तो यहां पे क्या होगा, सी आउट, अगर ये कंडीशन पूरी की पूरी कंडीशन ट्रू है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर फेल लिखा हुआ हो जाएगा। ठीक है, यानी एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज आपकी अटेंडेंस जो है वो 10 है, ठीक है, और लेट सपोज मार्क्स जो है वो 100 है, पूरे मार्क्स हैं आपके। अब क्या होगा, पहले कंडीशन चेक की जाएगी कि अटेंडेंस 10 है, 10 लेस देन 23 है, यस है, तो ये ट्रू हो गया। मार्क्स लेस देन 50 है, नहीं, मार्क्स आपके 50 से बहुत ज्यादा है, तो ये फॉल्स हो गया। पर क्योंकि इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू थी तो ओवरऑल कंडीशन ट्रू है। और हमने कहा था कि इफ के ब्रैकेट्स जो है उसके अंदर अगर ट्रू आ रहा है तो फिर ही अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी इफ ब्लॉक की जो बॉडी है, और वो लाइन क्या कर रही है, वो सी आउट फेल कर रही है, तो स्क्रीन के ऊपर फेल लिखा हुआ आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखें कि लेट सपोज अटेंडेंस आपकी पूरी है पर मार्क्स जो है वो आपके 50 से कम है, मार्क्स आपके 10 है। अब क्या होगा, अटेंडेंस इज लेस देन 23, नो, ज्यादा है, तो ये फॉल्स हो गया, और मार्क्स लेस देन 50, यस, ये ट्रू है। तो दैट मीन्स कि अब क्योंकि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो गई है तो और का मतलब है कि ओवरऑल रिजल्ट आपका ट्रू होगा, और क्योंकि इफ की बॉडी में ट्रू आ रहा है तो इसलिए सी आउट जो है वो एग्जीक्यूट होगा और स्क्रीन के ऊपर फेल लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब एक थोड़ा ज्यादा मुस्बत एग्जांपल इसमें करें तो लेट सपोज ए इज इक्वल टू 30, अटेंडेंस 30 है और मार्क्स जो है वो आपके 100 है। अब क्या होगा, अटेंडेंस वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मार्क्स वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, और क्योंकि दो फॉल्स को आप और कर रहे हैं तो ओवरऑल जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स होगा। अब अगर इफ के अंदर फॉल्स आ रहा है, जो भी एक्सप्रेशन है वो फॉल्स इवेल्युएट कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इफ की जो आगे कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर फेल लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। ऑलराइट, अगला एग्जांपल देखें। तो बेसिकली इन शॉर्ट ये एक्सप्रेशन जो है ये फेल तब करेगा प्रिंट जब या तो आपकी अटेंडेंस 23 से कम है, और बाय द वे लफ्ज लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, यानी अगर आपकी अटेंडेंस 23 है तो फिर आप बच जाएंगे, और मार्क्स अगर 50 है तब भी आप बच जाएंगे। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो रिलेशनल ऑपरेटर था वो लेस देन वाला इस्तेमाल हो रहा है कि लेस देन इक्वल टू वाला इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो फेल सिर्फ तब ट्रू होगा जब आपकी अटेंडेंस या तो कम है 23 से या आपके मार्क्स कम है। अगला एग्जांपल, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड फी पेड, तो सी आउट CNIC, यानी यहां पे क्या हो रहा है, पहला एक्सप्रेशन जो है वो तो सिंपल है कि अगर आपकी एज जो है 18 से इक्वल है या 18 से ज्यादा है तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर 18 से कम है तो ये फॉल्स होगा, और पाकिस्तान में यही होता है कि अगर आप 18 से छोटे हैं, जो बच्चे हैं उनका CNIC नहीं बनता, जैसे ही आपकी उम्र 18 साल हो जाती है आपका CNIC बन जाता है। ठीक है, तो ये तो एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है एंड फी पेड। यहां पे तो हम कोई रिलेशनल ऑपरेटर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी फी पेड को हम किसी चीज के साथ लेस देन का कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेस देन इक्वल टू का नहीं कर रहे, ग्रेटर देन का कंपैरिजन नहीं कर रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू का नहीं कर रहे, इक्वल टू वाला कंपैरिजन नहीं कर रहे, तो फिर ये है क्या,
ठीक है, तो ये बेसिकली एक बूलियन वेरिएबल है। ये क्या होगा कि अब इस एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है कि अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है और फी पेड एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है, अगर फी पेड में वैल्यू 0 पड़ी हुई है तो हमने कहा था कि अगर वेरिएबल में 0 पड़ा हुआ है तो इफ उसे एज फॉल्स ट्रीट करता है, और अगर वेरिएबल में कोई भी वैल्यू पड़ी हुई है अदर देन 0 तो आपका जो इफ कंडीशन है वो उसे एज ट्रू ट्रीट करता है। ठीक है, यानी फी पेड वेरिएबल में अगर 10, 100, 1000, 1 मिलियन, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -मिलियन -100 कोई भी वैल्यू है अदर देन 0 तो उसे एज ट्रू ट्रीट किया जाएगा, वरना उसे एज फॉल्स ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, और ये पूरी की पूरी ये कोड जो है सी आउट CNIC का कोड एग्जीक्यूट कब होगा कि अगर आपकी एज 18 से इक्वल या ज्यादा है एंड आपका जो फी पेड है उस वेरिएबल में कोई नॉन जीरो वैल्यू पड़ी हुई है, विच मीन कि आपने फीस दे दी थी जो CNIC की फीस होती है। ठीक है क्लास, और बाय द वे जब आप इस तरीके से किसी वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उस वेरिएबल को फ्लैग वेरिएबल भी कहा जाता है। फ्लैग वेरिएबल का क्या मतलब है? एक ऐसा वेरिएबल जो कि ट्रू या फॉल्स के लिए इस्तेमाल होता है कि आपने अगर फी पे की है तो ट्रू हो जाएगा, झंडा ऊपर हो जाएगा, और अगर आपने फी पे नहीं की तो फॉल्स होगा, झंडा नीचे होगा। तो इसलिए इस चीज को एक फ्लैग वेरिएबल भी कहा जाता है। ठीक है, मैंने बता दिया कि इफ यू एवर कम अक्रॉस दिस टर्म तो आप कंफ्यूज ना हो कि फ्लैग का क्या मतलब है। एनी क्वेश्चंस क्लास? हाँ जी, मैंने अनम्यूट किया है, कोई अगर सवाल करना है तो पूछ लें। ऑलराइट, ठीक है, अगला सवाल है, राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स एज इनपुट एन इंटीजर, if it is between 1 and 7 it prints the corresponding day name, यानी 1 है तो संडे है, 2 है तो मंडे है, 3 ट्यूसडे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अगर 1 एंड 7 की रेंज से बाहर कोई नंबर है तो आप सिंपली डिस्प्ले कर देंगे इनकरेक्ट इनपुट। ठीक है, इसका कोड जरा देख लेते हैं। एक्चुअली क्लास नहीं, आप लोग जो है इसे जो है 5 मिनट्स इसका कोड लिखें। ठीक है, कागज पे लिखें। बाय द वे अब तो आप ब्राउजर भी वो कंपाइलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर कोई कंपाइलर में करना चाहता है कोड तो वो भी बेशक कर लें। आपके पास 5 मिनट है, उसके बाद मैं सोल्यूशन डिस्कस कर दूंगा। और मैं फिर कह दूं कि जब भी मैं कोई प्रॉब्लम देता हूं तो उस पूरी की पूरी प्रॉब्लम को एकदम से सोच के परेशान ना हुआ करें। सबसे पहले आप सोचा करें कि मैंने लाइब्रेरी कौन सी इंक्लूड करनी है, फिर सोचा करें कि मैंने इंट मेन करना है, उसके बाद सोचें कि कौन सा वेरिएबल चाहिए, फिर देखें कि कौन सा वेरिएबल सी इन करना है और क्या चीज सी आउट करनी है। यहां तक आप कर लें, उसके बाद अगला स्टेप होगा कि आपने अब जो है इसके अंदर क्या करना है, यानी लॉजिक क्या होगी, इफ कंडीशन क्या होगी, इफ एल्स क्या होगा। ठीक है, तो पहले इफ एल्स का सोच के परेशान ना हो, सबसे पहले आप लाइब्रेरीज वगैरह इंक्लूड करते हैं। ऑलराइट, यू हैव 5 मिनट्स क्लास।
और बाय द वे आप लोग घर बैठे हुए हैं तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करें इस चीज़ को, यानी ये ना करें कि चलो 5 मिनट में सोल्यूशन मिल जाएगी, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर दूं कि जब आप गलत प्रोग्राम लिखते हैं और फिर उसे कोई आके ठीक कर देता है तो वो गलती जो आप ठीक करते हैं वो आपकी लर्निंग होती है। ठीक है, सिर्फ आपने सुन लिया कि क्या सोल्यूशन है, वो आपको कुछ नहीं याद रहेगा। जब आप खुद गलत करेंगे उसके बाद कोई उस चीज़ को दुरुस्त करेगा तो वो दिमाग में आपके पक्का हो जाएगा। दैट्स द वे ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। ऑलराइट क्लास, इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लें। तो सबसे पहले आप इंट मेन करें, वो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम जो है वो कर लेना। ठीक है, जगह कम थी इसी मैंने यहाँ पे नहीं किया। ठीक है, उसके बाद इंट मेन है, कर्ली ब्रेसेस ओपन, और इसके अंदर पूरी मेन की लॉजिक आएगी। पहली लाइन पे क्या हो रहा है, सी आउट प्लीज एंटर द डे एज नंबर और ब्रैकेट में 1 to 7। आप बेसिकली यूजर को कह रहे हैं कि 1 से 7 तक कोई भी नंबर एंटर कर दो। फिर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है डे और उसकी टाइप इंट है। फिर आपने किया सी इन डे कि कीबोर्ड से जो भी वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू डाली जाएगी उसे डे वेरिएबल के अंदर कॉपी करना है। ठीक है, क्लास आप एक बात याद रखें, जो गलती आप लोग बार बार करते हैं कि आपने अगर कोई वेरिएबल इस्तेमाल करना है तो वो इस्तेमाल करने से पहले आपने उसे डिक्लेयर करना होता है। यानी अगर यहां पे मैं करता सी इन डे और उससे अगली लाइन पे मैं करता इंट डे तो उसकी तुक नहीं बनती, क्योंकि कंपाइलर जो है वो इंतजार कर रहे कि वेरिएबल इस्तेमाल करने से पहले उसकी टाइप डिक्लेयर होगी, इस्तेमाल करने के बाद आप उसकी टाइप डिक्लेयर नहीं करते। ठीक है, तो पहले आप वेरिएबल की टाइप डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद आप उसे इस्तेमाल करेंगे। अगली लाइन पे आ जाए, जहां पे अब कंडीशन है इफ डे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड डे इज लेस देन इक्वल टू 7। ये एक्सप्रेशन कब ट्रू होगी,
ये एक्सप्रेशन तब ट्रू होगी जब डे या तो 1 से ज्यादा है और डे 7 से कम है एंड इक्वल। तो यानी डे इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 वैल्यूज के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। और इसके अलावा कोई भी वैल्यू है यानी 1 से कम है या 7 से ज्यादा कोई वैल्यू है तो आपकी जो ओवरऑल कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, यहां पे मैं एक और चीज बता दूं कि ये भी गलती लोग करेंगे कि यहाँ पे डेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और डेज लेस देन इक्वल टू 7 जो इस्तेमाल हो रहा है वेरिएबल डे, इसे इस्तेमाल करने से पहले सी इन करा के वेरिएबल में वैल्यू कॉपी कराना लाजमी है। अगर आप डे वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर नहीं करा रहे, यानी जहां तो खुद वैल्यू स्टोर करा दें जहां पे यूजर से सी इन के थ्रू ले लें, तो अगर आप ये नहीं करते और फिर आप डे का वेरिएबल इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके अंदर गार्बेज पड़ी होगी और आपका जो प्रोग्राम है वो गलत मलत काम कर रहा होगा। तो अगर आपने कोई वेरिएबल इस्तेमाल करना है, मेक श्योर के इस्तेमाल करने से पहले वो डिक्लेयर भी किया हो और उसे कोई वैल्यू असाइन की हो, या तो खुद से असाइन की हो या अगर लॉजिक डिमांड्स के यूजर से लेनी है तो फिर यूजर आपको वो वैल्यू सप्लाई करे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। और पिछले लेसन में मुझे याद है कि किसी ने गलती की थी कि वेरिएबल इस्तेमाल किया था और उसके बाद उसे वैल्यू असाइन की थी, तो उसकी वजह से उसका प्रोग्राम ठीक काम कर ही नहीं रहा था। और किसी स्टूडेंट ने मुझे अपनी असाइनमेंट भी दिखाई थी, उसमें भी वो यही गलती कर रहा था कि उसने एक वेरिएबल इस्तेमाल कर लिया था और वैल्यू जो है वो इस्तेमाल करने के बाद उसे असाइन कर रहा था, तो उसका जो प्रोग्राम था उसके रिजल्ट जो है वो गार्बेज आ रहे थे। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ये दिमाग में बिठा लें कि वेरिएबल इस्तेमाल करने से पहले उसे वैल्यू असाइन करनी है और वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने से पहले आपने उसको डिक्लेयर करना है, उसकी टाइप स्पेसिफाई करनी है। ठीक है, ऑल राइट। तो मूविंग ऑन, ये इफ कंडीशन है जो कि सिर्फ तब ट्रू होगी जब डे की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 या 7 है। ऑल राइट, अब इसके अंदर आपने कर्ली ब्रेस डाल दिए, विच मीन्स कि अब ये एक इफ का ब्लॉक शुरू हो गया। अब जो भी कोड है वो इस इफ का हिस्सा है। तो इसके अंदर पहली लाइन है इफ डे इज इक्वल टू 1, कि अगर डे 1 है ट्रू तो सी आउट संडे। अगली लाइन पे आ जाए, एल्स इफ डे इज इक्वल टू 2, अगर डे की वैल्यू 2 है तो सी आउट मंडे। एल्स इफ डे इज इक्वल टू 3, सी आउट ट्यूसडे। एल्स इफ डे इज इक्वल टू 4, सी आउट वेडनेसडे। और याद रखें यहां पे हमने 2 इक्वल टू के ऑपरेटर इस्तेमाल किया है। अगर सिर्फ एक इक्वल टू है तो उसका मतलब है कि आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और अगर 2 इक्वल है तो इसका मतलब है आप दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है और जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है, उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। एनीवे, उसके बाद है एल्स इफ डे इज इक्वल टू 5, सी आउट थर्सडे। एल्स इफ डे इज इक्वल टू 6, सी आउट फ्राइडे। एल्स इफ डे इज इक्वल टू 7, सी आउट संडे। ये सारी कंडीशन हो गई हैं। इसके बाद क्या होगा, आप इस ब्लॉक को क्लोज कर रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं कि जो बड़ा वाला इफ था, जो बड़ा वाला जो आउटर इफ है वो यहां पे खत्म हो रहा है, और अब ये एल्स जो है ये इस वाले इफ का एल्स है, ये इन वाले इफ का एल्स नहीं है। और इस एल्स के अंदर आप क्या लिख रहे हैं, सी आउट इनकरेक्ट इनपुट, जो कि मैंने प्रोग्राम के क्वेश्चन के अंदर कहा था। और फिर एल्स का ब्रैकेट क्लोज करें और इंट मेन का ब्रैकेट क्लोज करें, और ये आपका प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है, अब फिर से इसे रिपीट करता हूं जल्दी से। यहां पे आप हो क्या रहे हैं, सबसे पहले आप यूजर को कह रहे हैं कि प्लीज एंटर द डे एज नंबर 1 to 7। उसके बाद आप वेरिएबल डिक्लेयर करके सी इन के थ्रू उस वेरिएबल में वैल्यू राइट करवा रहे हैं कीबोर्ड से। फिर आप चेक कर रहे हैं कि डे जो है 1 और 7 के बीच में है कि नहीं, इंक्लूडिंग 1 and 7। अगर नहीं है तो वो एल्स में आके सी आउट कर देगा इनकरेक्ट इनपुट। पर अगर ये कंडीशन मीट हो रही है तो फिर वो इस इफ की बॉडी के अंदर जाएगा और अब नया इफ एल्स ब्लॉक शुरू हो जाएगा, जो कि क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि डे 1 है, अगर है तो सी आउट संडे।
नहीं है तो चेक करेगा डे 2 है, अगर है तो सी आउट मंडे, वरना वो फिर चेक करेगा कि डे 3 है कि 4 है कि 5 है 6 है 7 है क्या है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल कोड है। इसमें अब अगला पॉइंट ये आता है कि ये वाली कंडीशन जो हमने डाली हुई है कि इफ डे इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड डे इज लेस देन इक्वल टू 7, ये कंडीशन चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? इस कंडीशन के बगैर हम काम कर सकते हैं? ठीक है, तो उसका जवाब है यस, हम कर सकते हैं। यानी आप इस चीज को रहने दें, इस कंडीशन को काट दें, इसे भी काट दें सारे को, और आप सिंपली क्या करें कि जो आखिरी एल्स इफ था डे इज इक्वल टू 7 वाला, इसके आगे आप लिखें एल्स। हमने पिछली क्लास में बात की थी कि आपका जो इफ एल्स होता है उसमें पहला जो इफ होता है वो इफ होता है, उसके बाद सारे जो है वो एल्स इफ होते हैं, और सारे एल्स इफ्स के बाद जो आखिरी होता है वो खाली एल्स होता है। इसका मतलब है कि अगर इस एल्स से पहले वाली कोई भी कंडीशन मीट नहीं हुई तो फिर ये वाली कंडीशन को रन कर देना, और वो उस कंडीशन में आप क्या लिख देते हैं उसकी बॉडी में, सी आउट इनकरेक्ट इनपुट। ठीक है, ये जगह काम में मेरे से लिखा नहीं जा रहा, तो लेट्स सपोज मैंने इनकरेक्ट इनपुट लिख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ है, ये जो आउटसाइड इफ ब्लॉक था और ये जो एल्स वाला था ये सारा हमने निकाल दिया है, और हमने सिर्फ एक ही इफ एल्स ब्लॉक रखा है जो कि ये पूरे का पूरा है। इसमें क्या हो रहा है, चेक कर रहे हैं कि डे 1 है, नहीं 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो एल्स डिफॉल्ट केस के अगर बाकी सारी कंडीशन मीट नहीं हुई तो फिर ये रन कर देना, और उसमें आपने क्या किया, सी आउट इनकरेक्ट इनपुट, बस। ठीक है, ऑलराइट। और अगला पॉइंट कि अगर मैं एंड की बजाय और का ऑपरेटर लिख देता कि इफ डे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और डे इज लेस देन इक्वल टू 7, तो इन दैट केस क्या होना था, वो ठीक था कि गलत था? तो इसके लिए भी आपको मैं स्केल के ऊपर दिखा देता हूं। लेट्स सपोज ये डे इज इक्वल टू 1 है, ये डे इज इक्वल टू 7 है। अगर ये एंड की बजाय और होता तो फिर क्या होना था, इफ डे इज ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 से ज्यादा जितनी भी वैल्यूज है इनमें से कोई भी वैल्यू हुई तो आपकी ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और डे इज लेस देन इक्वल टू 7, यानी 7 से कम अगर कोई भी वैल्यू हुई तो आपकी ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और आपको नजर आ रहा है कि इसका मतलब है कि इसमें सारी की सारी वैल्यूज ही आ जाएंगी, दुनिया के जितने नंबर हैं जितने इंटीजर हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, और दूर जाना है वो भी आ जाएगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना होता है कि अगर यहाँ पे आप एंड की बजाय और इस्तेमाल कर लेते तो आपकी सारी लॉजिक गलत हो जाती। तो ये आपने देखना होता है कि आप जो ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे वो एंड का होगा कि और का होगा। ठीक है, तो इसके बारे में यू हैव टू बी केयरफुल, और ये जो है पहली बारी में नहीं आता, ये थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने आपको शुरू के लेक्चर में कहा था कि इस वक्त आपके जो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए इस सेमेस्टर में, बाकी कोर्सेज आपने अच्छे करने हैं इंशाल्लाह, पर सबसे ज्यादा फोकस प्रोग्रामिंग पे होना चाहिए। मैं जो असाइनमेंट देता हूँ वो करें, जो स्लाइड के ऊपर मैंने सवाल दिए वो आप दोबारा से करें जवाब देके बगैर, और इसके अलावा जो टाइम बचता है उसमें फिर नेट पे जाके खुद ही से सवाल ढूंढ के खुद ही से करने शुरू कर दें, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रोग्रामिंग में आप उतने कंफर्टेबल होंगे और आगे जाके आपकी जिंदगी उतनी आसान हो जाएगी। ठीक है, एनीवेज, एनी क्वेश्चन क्लास? हाँ जी, दुर्र जहरा, आपको आवाज आ रही है? मैंने माइक को बिल्कुल ही अपने मुंह के पास कर दिया। हाँ जी अस्सलाम, एक मिनट मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, किसी ने बात करनी है तो।
बोलना है। हाँ जी यार, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करके बात कर लें। और सलान, ऑलराइट, ओके क्लास। हाँ जी मोहम्मद साद, अनम्यूट कर लें अपने आप को। सर लास्ट पॉइंट से जरा दोबारा डिस्कस कर दें। कौन सा लास्ट पॉइंट यार? डे 7 से। ये जो इफ और वाला पॉइंट था कि एंड की बजाय और इस्तेमाल किया है वो। ओके क्लास, मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि अगर आप यहां पे करते हैं कि इफ डे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड डे इज इक्वल टू 7, तो इसका मतलब है ऐसे देख लें, इफ डे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी इसमें ये सारे नंबर आ जाते हैं। इफ डे इज लेस देन इक्वल टू 7, इसमें ये सारे नंबर आ जाते हैं। अब ये ट्रू कब होगा? अगर एंड है तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये जो रेंज है, अगर इस रेंज में नंबर आ रहे हैं तो वो ट्रू होगा। यानी डे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, तो फिर ये कंडीशन ट्रू है, वरना फॉल्स है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं एंड की बजाय और का ऑपरेटर इस्तेमाल करता तो फिर क्या होना था कि 7 से कम अगर कोई भी वैल्यू है तो ट्रू हो जाएगा, 1 से ज्यादा कोई भी वैल्यू है तब भी ट्रू हो जाएगा। तो आपको नजर आ रहा है कि ये तो दुनिया के जितने नंबर हैं उन सारों पे ये ट्रू हो जाता है। चाहे वो 0 हो तब भी ट्रू होगा, क्योंकि 0 जो है डे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे फॉल्स हो जाएगा, पर 0 इज लेस देन इक्वल टू 7 पे तो ट्रू है ना। सिमिलरली अगर डे की वैल्यू 8 थी तो 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जो है वो ट्रू हो जाएगा, इवन दो डे इज लेस देन इक्वल टू 7 फॉल्स था। तो अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो और जो है वो सारे को ट्रू कर देता है। तो इसलिए आपने और इस्तेमाल करना है कि एंड इस्तेमाल करना है। यू हैव टू बी केयरफुल, बिला वजह आप एंड या और ना कर लें। और एक तरीका होता है कि आप जो करना चाह रहे हैं ना उसे आप सादा जुबान में ऊंचा सा बोलें। वो जब ऊंचा सा बोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आप एंड करना चाह रहे हैं कि आप और करना चाह रहे हैं, वो फिर आपका क्लियर हो जाएगा। Why don't we use the then statement with if else? Then क्या होता है यार? then इसमें तो नहीं है, वो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा। यहाँ पे सिंटैक्स यही है और आपने यही फॉलो करना होता है जो C++ ने खुद स्पेसिफाई किया हुआ है। ठीक है, ऑल राइट, मूविंग ऑन। अब अगला पॉइंट है कि आपने कैरेक्टर्स को कंपेयर करना है, तो वो कैसे करता है? ठीक है, यानी यहां पे अगर मैं लिखूं कि आपने दो नंबर्स को कंपेयर करना है, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? तो ये ट्रू हो जाएगी, क्योंकि हम दो नंबर्स की बात कर रहे हैं और 9 जो नंबर है वो 0 से ज्यादा है। ठीक है, अब हम कैरेक्टर्स पे आ जाते हैं। ये न्यूमेरिकल वेरिएबल्स थे, अब हम कैरेक्टर वेरिएबल्स पे आ रहे हैं। तो पहली चीज है कि 9 जो कैरेक्टर है, जब आप सिंगल कोट में कोई चीज लिखते हैं क्लास, हमने कहा था कि अगर कोई चीज सिंगल कोट में लिखी है तो वो एज सिंगल कैरेक्टर ट्रीट होता है, चाहे वो अल्फाबेट हो चाहे वो नंबर हो। अगर डबल कोट्स के अंदर लिखा है तो वो एज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर या स्ट्रिंग ट्रीट होता है। तो अगर आपने कैरेक्टर को कंपेयर करना है तो आप सिंगल कोट इस्तेमाल करेंगे। यानी यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कह रहे हैं कि 9 जो कैरेक्टर है नॉट नंबर, इज दैट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जो कि कैरेक्टर है नॉट नंबर। तो इसका आंसर है यस, ट्रू। 9 कैरेक्टर जो है वो 0 कैरेक्टर से उसकी ग्रेटर वैल्यू है।
स्मॉल ए इज लेस देन स्मॉल ई कैरेक्टर्स, यहां पे भी ट्रू आ जाएगा। कैपिटल बी इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल ए, यहां पे फॉल्स आ जाएगा, यानी कैपिटल ए जो है वो कैपिटल बी से छोटा है। आगे आ जाए, कैपिटल जी इज इक्वल टू स्मॉल जी, तो ये भी फॉल्स है। कैपिटल जी जो होता है उसका एस्की कोड कुछ और होगा, स्मॉल जी है उसका जो कोड है वो कुछ और होगा, तो ये कंडीशन बी फॉल्स है। आगे आ जाए, स्मॉल ए इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल ए। ठीक है, ये चीज ट्रिकी होती है और ये जो है ये सिस्टम पे डिपेंड कर रहा होता है। यानी आपका कोई सिस्टम है वो एस्की इस्तेमाल कर रहा होगा, कोई जो है बीसीडी इस्तेमाल कर रहा होगा, और भी इनकोडिंग है, यूनिकोड है, EBCDIC है, यानी डिफरेंट इनकोडिंग हैं जो कि आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता है, आपका कंपाइलर इस्तेमाल कर सकता है। तो इन दैट केस हतमी जो बात होती है ना, जो फाइनल है, जो कंफर्म्ड है, वो आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो कैपिटल ए है वो कैपिटल बी से उसकी वैल्यू छोटी होगी, कैपिटल बी जो है कैपिटल सी से छोटा होगा, और ये सारे जो है कैपिटल जी से छोटे होंगे। ठीक है, ये चीज कंफर्म्ड है। ये चीज भी कंफर्म्ड है कि छोटा ए छोटे बी से छोटा होगा, स्मॉल बी स्मॉल सी से छोटा है, कम वैल्यू का है, स्मॉल सी स्मॉल डी से कम वैल्यू का है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये भी गारंटीड है। ये भी गारंटीड है कि जो कैरेक्टर 0 है वो कैरेक्टर 1 से छोटा है, कैरेक्टर 1 जो है कैरेक्टर 2 से कम है, कैरेक्टर 2 कैरेक्टर 3 से कम है, एंड सो ऑन। ये चीजें गारंटीड है। पर जो चीज गारंटीड नहीं है वो ये है कि ये जो स्मॉल ए है ये कैपिटल ए से छोटा है कि स्मॉल ए कैपिटल ए से बड़ा है, और ये चीज डिपेंड कर रही होती है कि आपकी मशीन पे कौन सी कोडिंग रन कर रही है। ठीक है, सिमिलरली 0 जो है वो स्मॉल ए से छोटा है, या 0 जो है वो कैपिटल ए से छोटा है कि बड़ा है। ये भी चीज गारंटीड नहीं है। गारंटीड बस ये है कि अगर 0 है तो वो 1 से छोटा होगा, अगर स्मॉल है तो स्मॉल बी से छोटा होगा, कैपिटल है तो कैपिटल बी से छोटा होगा। पर इन तीनों के आपस में क्या रिलेशनशिप है, कैपिटल बड़ा है कि स्मॉल बड़ा होता है वैल्यू वाइज, वो जो है आपके सिस्टम पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, पर इस चीज की इतनी इसकी डिटेल में ना जाए, इससे ज्यादा परेशान ना हो। ठीक है, ये मैंने कंप्लीशन के लिए ये बात कर दी थी। आगे जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे हायर लेवल पे, तो वो फिर इस किस्म के इश्यूज को एड्रेस करने के तरीके होते हैं जो कि आप बाद में कर लेंगे। ठीक है, अभी इसकी वजह से इतना परेशान ना हो। इस कोर्स में जो आपने कंपैरिजन करना होगा वो यूजुअली या तो छोटे कैरेक्टर्स का आपस में होगा, या पे बड़े कैरेक्टर्स का आपस में होगा, या पे न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का आपस में होगा। ठीक है, छोटे बड़े का आप नहीं कर रहे होंगे। ऑलराइट, मूविंग ऑन। और अगला जो कंडीशन है वो क्या कर रही है कि ए कैरेक्टर इज लेस देन इक्वल टू CH एंड CH इज लेस देन इक्वल टू Z। ये कंडीशन ट्रू कब होगी? ये कंडीशन तब ट्रू होगी जब आपके इस वेरिएबल CH में कोई ऐसी वैल्यू पड़ी हुई है जो कि छोटा a है, या छोटा b है, या छोटा c है, d है, e f g h i j k l से लेके z तक। इनमें से कोई भी वैल्यू है तो कंडीशन ट्रू होगी, वरना फॉल्स होगी। यानी अगर आप चेक करना चाहते हैं कि यूजर ने जो इनपुट दी है वो लोअर केस कैरेक्टर है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप ये रेंज चेक करेंगे कि जो कैरेक्टर इनपुट हुआ है वो छोटे a से इक्वल या बड़ा है और छोटे z से इक्वल या छोटा है। इफ यस तो इसका मतलब है कि यूजर ने लोअर केस लेटर डाला था इनपुट, और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि यूजर ने अपर केस लेटर डाला था एज इनपुट। ठीक है, तो ये चेक जो है काफी यूजफुल आपको हो सकता है ये, बल्कि हम जो आगे प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे उसमें ये चाहिए होगा। हाँ, मैंने आपको यार हमजा आपने जो सवाल किए कि पता कैसे लगेगा SK BCID है, BCD है या कुछ और है। ठीक है, इस बात को आप अभी छोड़ दें। ठीक है, ये हाई लेवल कॉन्सेप्ट है, मैं अभी बिला वजह कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसकी हम बाद में बात कर सकते हैं।
ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग आप अज्यूम करें कि जो मैंने बताया ना बस वो चल रहा है। एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट है, या तो हम कोर्स के एंड पे बात कर लेंगे या फिर हम इसे ऑफिस में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, लीव दैट फॉर नाउ। ऑलराइट, अगला सवाल है राइट अ प्रोग्राम which takes as input a character and prints alpha if the character is between A and Z or between capital A and capital Z। क्लास जल्दी से प्रोग्राम लिखें, आपके पास 3 मिनट है। प्रोग्राम में क्या करना है कि अगर यूजर से सिर्फ एक इनपुट लेनी है कैरेक्टर, अगर वो छोटे a और छोटे z के बीच में है या कैपिटल A और कैपिटल Z के बीच में है तो इसका मतलब है कि वो अल्फाबेट है और आप स्क्रीन के ऊपर अल्फा डिस्प्ले कर देंगे। बस चलिए क्लास स्टार्ट, इसकी सॉल्यूशन पे डिस्कस करते हैं। आपके पास 3 मिनट है। और कोई सवाल करना है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। क्लास आज शायद हमारा लेक्चर 10 मिनट ऊपर जाए तो वो प्लीज बर्दाश्त कर लेना। ठीक है, एनीवे इसकी सॉल्यूशन आप डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपने हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी कर दिया, फिर इंट मेन कर दिया, फिर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसकी टाइप कैर है और उस वेरिएबल का नाम ch लिखा है। फिर आप कहते हैं सी आउट एंटर एनी कैरेक्टर, आप यूजर को कह रहे हैं कि आप कोई भी कैरेक्टर डाल दो। फिर सी इन और वेरिएबल नेम, और देखें कि सी आउट का लेस देन ऑपरेटर होता है और सी इन के साथ ग्रेटर होता है। यानी आप ये समझ लें कि सी इन कीबोर्ड है और कीबोर्ड से जो भी वैल्यू आ रही है वो नलके के थ्रू होते हुए ch वेरिएबल के अंदर डाल जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने चेक करना है कि ch जो है वो स्मॉल a से लेके स्मॉल g तक एग्जिस्ट करता है या कैपिटल A और कैपिटल Z के बीच में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर इससे आउटसाइड दिस रेंज है तो इसका मतलब है कि वो अल्फाबेट नहीं है, और अगर इस रेंज में है तो इसका मतलब अल्फाबेट है। तो उसका चेक क्या होगा, इफ स्मॉल a इज लेस देन इक्वल टू ch एंड ch इज लेस देन इक्वल टू सिंगल कोट इस्तेमाल करने क्लास डबल स्मॉल जी। ठीक है, ठीक है, ये पहली कंडीशन है कि आप चेक कर रहे हैं कि
कैरेक्टर जो CH वेरिएबल है उसमें वैल्यू जो है अगर स्मॉल a से लेके स्मॉल g तक कुछ भी है तो ये ट्रू हो जाएगा, वरना फॉल्स होगा। दूसरा चेक क्या था, कैपिटल A इज लेस देन इक्वल टू CH एंड CH इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z। ठीक है, क्लास ये दो कंडीशंस हैं। यानी पहली कंडीशन चेक कर रही है कि आपका जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू छोटे a से लेके छोटे z तक एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, और जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसमें वो चेक कर रहा है कि आपकी वैल्यू कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अभी ये इनकम्प्लीट है, उस पर हम आते हैं। ठीक है, और अगर ये जो भी ओवरऑल कंडीशन फाइनल बनेगी वो अगर ट्रू है तो आपने क्या करना है, सी आउट अल्फा के अल्फाबेट है। ठीक है, अब सवाल ये आता है, क्लास पहली बात तो मुझे बताएं कि ये चीज क्लियर है, ये जो मैंने कंडीशन लगाई है इसकी समझ आ गई है? आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और ये जो कंडीशन है इसकी समझ आ गई है कि नहीं? इसके बीच में क्या होगा वो हमने नहीं बात की अभी। जहां तक समझ आ गई है अनम्यूट कर दें या रेज हैंड कर दें। बस सर आ गई। आ गई है, ठीक है। अब एक मिनट, जो भी बोला था यार ऑनलाइन ही रहे, अब आप मेरे सवाल का जवाब दें। ठीक है, सवाल ये है कि इस दोनों कंडीशन के बीच में क्या आएगा, एंड ऑपरेटर आएगा कि और ऑपरेटर आएगा? एंड ऑपरेटर आएगा सर। यहां पे अगर मैं एंड डालता हूं तो मुझे एक चीज बताएं, ये कंडीशन कब ट्रू होगी? ये कभी भी ट्रू हो सकती है, कभी भी। सिंपल एग्जांपल लें, और क्लास ये भी एक बात याद रखें, जब आप कोई इफ कंडीशन एल्स कंडीशन बना रहे होते हैं तो दिमाग में अपनी तरफ से एक वैल्यू लेके उस पर टेस्ट कर लिया करें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यानी मैं आपको कहता हूं कि लेट्स सपोज हमारी वैल्यू जो है CH में वो स्मॉल b है, स्मॉल b। लेट्स सपोज स्मॉल b है, तो इस कंडीशन में वो ट्रू होगा कि यस स्मॉल a इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल b और स्मॉल b इज लेस देन इक्वल टू z। तो स्मॉल b a से z की रेंज में आता है, तो ये तो ट्रू हो गया। पर ये ट्रू होगा, स्मॉल a जो है वो कैपिटल A और कैपिटल Z के बीच वाली रेंज में लाई नहीं करता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये फॉल्स हो गया तो ओवरऑल कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई है। यानी पहला वाला ट्रू था, दूसरा वाला फॉल्स था, दोनों को आपने एंड किया, फॉल्स हो गया। एक और एग्जांपल है, स्मॉल b की बजाय आपने कैपिटल B रखा, तो कैपिटल B जो है वो स्मॉल a से लेके स्मॉल z की रेंज में आता है? नहीं आता, फॉल्स। कैपिटल B कैपिटल A और कैपिटल Z की रेंज में आता है? यस, ट्रू। और जब इस ट्रू और इस फॉल्स को आपने एंड किया है तो आपका ओवरऑल रिजल्ट तो फॉल्स हो गया। तो आप एम्परसेंड की बजाय अगर आप ये ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं और का, अब क्या होगा, अगर स्मॉल b है तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, पर क्योंकि दोनों में से एक ट्रू थी तो आपका एंड रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। कैपिटल B का एग्जांपल लें, ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, पर क्योंकि दोनों में से एक ट्रू है तो आपका ओवरऑल रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो ये लॉजिक थी जो हमें चाहिए थी। अब इस एग्जांपल में कोई और वैल्यू डालें, नंबर डाल दें, लेट्स सपोज डिजिट 9 है, तो 9 ना इसकी रेंज में आता है ना इसकी रेंज में आता है, दोनों फॉल्स हैं, दोनों फॉल्स हैं, तो आपकी ओवरऑल कंडीशन जो है वो भी फॉल्स हो जाएगी और स्क्रीन के ऊपर अल्फा लिखा हुआ नहीं आएगा।
ठीक है क्लास, तो मैं फिर कह दूं कि जब आपने लॉजिक लिखनी है तो आप एक एग्जांपल लेके सोच लिया करें कि एंड चाहिए कि और चाहिए, और सादा जुबान में भी सोच लिया करें। ये 2-3 तरीके होते हैं, ये आप शुरू में करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी, और बाद में आपका दिमाग जो है वो इस तरीके से ट्यून हो जाएगा कि फिर आपको ये करना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलें मूविंग ऑन। ठीक है, अब अगला पार्ट है कि राइट अ सेपरेट प्रोग्राम विच टेक्स एज इनपुट अ कैरेक्टर एंड प्रिंट्स नॉट अल्फा इफ द कैरेक्टर इज नॉट बिटवीन ए एंड जी एंड नॉट बिटवीन कैपिटल ए एंड कैपिटल जी। अब उसी लॉजिक में आप बस चेंज क्या करेंगे कि आपने कंडीशन ये लगाई है, बाय द वे यहाँ पे लाजमी है कि आपने नॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करना है, ये मैंने कहा है। ठीक है, इवन तो इसके बगैर आप काम कर सकते थे, पर मैं आपको टेस्ट करना चाहता हूँ इसलिए मैंने कहा है। तो जो शुरू वाला पार्ट है वो तो सेम रहेगा, जो कंडीशन है वो अब चेंज हो रही है। यानी कंडीशन क्या है, हम करना क्या चाहते हैं कि अगर ए और जी अगर इस रेंज में नहीं है और कैपिटल ए कैपिटल जी इस रेंज में भी नहीं है, तो आपने सी आउट करा देना है कि ये नॉट अल्फा है। यानी इस रेंज पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो आप कह देंगे कि ये अल्फाबेट नहीं है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, टाइम कम है, ये आप घर पे दोबारा इसे देख लेना, हम जल्दी से कर लेते हैं कि इफ सी एच is greater than equal to small a and ch is less than equal to small z, एक ये कंडीशन है, या फिर दूसरी कंडीशन है कि कैपिटल ए से लेके कैपिटल जी तक क्या, और इसको आपने और कर दिया है। इस चीज का क्या मतलब है कि यहां तो ए और जी के बीच में आ रहा है, जहां कैपिटल ए और कैपिटल जी के बीच में आ रहा है। ठीक है, और इसको आपने फिर नॉट कर दिया, इस सारे को आपने नॉट कर दिया। इसका मतलब है कि पहले चेक करो कि छोटे छोटे जी के बीच में है कैपिटल ए, या फिर कैपिटल ए और कैपिटल जी के बीच में है। अगर है ट्रू तो जब आप इसे नॉट करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा और फिर सी आउट नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर ये कंडीशन फॉल्स थी और फिर आपने उसे नॉट किया तो वो ट्रू हो जाएगा और फिर स्क्रीन के ऊपर नॉट अल्फा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है क्लास, ये एग्जांपल एक साथ देख लेना, बाय हैंड आप इसे कर लेना। ठीक है, वी हैव टू मूव ऑन, मैं कुछ और चीजें कवर करना चाह रहा हूं आज। ठीक है, अब एक कॉमन प्रोग्रामिंग एरर जो आप करेंगे, जो आप कर सकते हैं वो क्या है कि लेट्स सपोज राइट अ प्रोग्राम व्हिच प्रिंट्स इन रेंज इफ द इनपुट नंबर इज बिटवीन 1 and 10। अगर नंबर 1 से 10 तक है तो आपने प्रिंट करना है इन रेंज। बस क्या करेंगे, इंट मेन सी आउट प्लीज एंटर द इंटीजर, फिर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट एक्स, फिर आपने सी इन किया। यहां क्लास से बाय द वे गलती हुई है, यहां नम की बजाय एक्स होना चाहिए था। ठीक है, ये सी इन एक्स है। ठीक है, ये एक्स है। ऑलराइट, अब एक जो लोग गलती करते हैं वो क्या है कि आपने आपने चेक करना है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10। ये आप चीज करना चाहते हैं, पर आप गलती से क्या कर देते हैं, जो आपको बचपन में मैथ्स आपने स्कूल में की थी उसमें आप ये चीजें करते थे कि इफ 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 10, ये आपने कंडीशन लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो क्लास एक बात याद रखें, इस केस में क्या होगा, ये गलत है। और क्यों गलत है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले वो इवेल्युएट करेगा कि 1 इज लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, अब x की जो भी वैल्यू है, चाहे 1 से कम है चाहे 1 से ज्यादा है, यहां पे रिजल्ट क्या होगा, या तो 0 होगा
अगर x 1 से कम है या फिर 1 होगा, यानी 0 का मतलब है फॉल्स, 1 का मतलब है ट्रू। इसके अलावा तो कोई वैल्यू नहीं हो सकती ना, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, जो भी वैल्यू है, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया जाएगा कि इसको, चाहे 0 है चाहे 1 है, इसको वो कंपेयर करेगा कि इज दिस लेस देन इक्वल टू 10। तो क्लास याद रखें, 0 भी लेस देन इक्वल टू 10 है, 1 भी लेस देन इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पे मसला क्या होगा कि आपका ओवरऑल जो रिजल्ट है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यानी x की जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू है, ये जो है हमेशा ही ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि सबसे पहले राइट टू लेफ्ट आपने, कंपाइलर राइट टू लेफ्ट, सॉरी, कंपाइलर लेफ्ट टू राइट रीड करता है। तो पहले वो कंपेयर करेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू x को, अगर ये ट्रू है तो वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर वो कंपेयर करेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 और विच इज ट्रू, और अगर 1 इज लेस देन इक्वल टू x फॉल्स था तो यहाँ पे 0 आ जाता, और फिर वो कंपेयर करता 0 इज लेस देन इक्वल टू 10 को, तो 0 भी लेस देन इक्वल टू 10 है। तो ये हर हाल में ही इस स्टेटमेंट ने फॉल्स ही होना था, सॉरी ट्रू ही होना था। तो करेक्ट कोड क्या है? इफ x इज लेस देन इक्वल, 1 इज लेस देन इक्वल टू x, पहले ये करें, फिर x इज लेस देन इक्वल टू 10, और फिर इन दोनों को आप ऐड कर दें। ये आपने ठीक करना है। और आखिरी पार्ट के अगर एंड की बजाय आप और कर दें तो फिर क्या होगा? तो फिर वही जो मैंने पीछे 2-3 दफा एग्जांपल दे चुका हूं कि और का मतलब है कि कोई भी नंबर, अगर 10 से कम कोई भी नंबर है माइनस इंफिनिटी तक, तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, और अगर 1 से ज्यादा कोई भी नंबर है प्लस इंफिनिटी तक, तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो ये तो मैंने नहीं आपको कहा था ना, मैंने आपको कहा था कि सिर्फ 1 से लेके 10 तक एग्जिस्ट करता हो, तब भी आपने इसे ट्रू ट्रीट करना है। तो उसके लिए फिर आप एम्परसेंड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और क्लास आखिरी पॉइंट है, क्लास आखिरी पॉइंट है कि आपकी लॉजिकल ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस क्या होती है। तो अभी तक जो हमने ऑपरेशन किए उसके मुताबिक देख लें कि सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस जो है वो असाइनमेंट किया है, कि आपने किसी वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन किया है। उसके बाद और ऑपरेटर है, उसके बाद जो ज्यादा अहम है वो एंड है, उसके बाद जो अहमियत है वो इक्वालिटी और नॉट इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर्स किया। उसके बाद लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन के जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं उनकी अहमियत है, प्रेसिडेंस है। उसके बाद बॉड मैस आ जाता है, यानी प्लस और माइनस है, और फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड और जो रिमाइंडर मॉड्यूलस वाला ऑपरेटर है। और उसके बाद यूनरी ऑपरेटर होते हैं, जो कि हमने, एक तो नॉट वाला है, ठीक है, और एक सिंगल प्लस सिंगल माइनस और एंड वाले जी हम बाद में देखेंगे, इसको हमने अभी नहीं किया। ठीक है क्लास, तो ये आपकी प्रेसिडेंस है, यानी एक एक्सप्रेशन में अगर लेस देन इक्वल टू एग्जिस्ट कर रहा है और मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर रहा है तो पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद लेस देन इक्वल वाली चीज होगी। अगर एंड ये एंड एग्जिस्ट कर रहा है और मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर रहा है तो पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये एम्परसेंड वाली चीज होगी। ठीक है, तो ये तो एक बात होगी। अगली चीज है कि ये एक एग्जांपल देख लें। इस एग्जांपल में क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो इवेल्युएट होगी, यानी सबसे पहले x इज लेस देन y इवेल्युएट होगा, उसके बाद x इज लेस देन z इवेल्युएट होगा, फिर इन दोनों का और होगा। उसके बाद ये जो पूरा रिजल्ट है, उसके बाद फिर कंपैरिजन होगा x इज ग्रेटर देन 0 का, और फाइनली जब ये दोनों चीजें हो गई हैं, अब इसको और इसको एंड कर दिया जाएगा। ठीक है, पर अगर आप पैरेंथेसिस को रिमूव कर देते हैं फिर क्या होगा? यानी ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, फिर क्या होगा
सबसे पहले ये ऑपरेट होगा x इज लेस देन y, फिर x इज लेस देन 0 होगा, फिर x इज ग्रेटर देन 0 होगा। उसके बाद इसका जो रिजल्ट था और इसका जो रिजल्ट था वो एंड किया जाएगा, क्योंकि एम्पर एंड जो है उसकी प्रेसिडेंस हायर है कंपेयर टू और के। और फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसको इसके रिजल्ट के साथ और कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इन प्रेसिडेंस का भी आपको ध्यान रखना होता है और ये प्रैक्टिस के साथ आपको आ जाएगी। तो ये आप देख लें कि ये एक्सप्रेशन का मतलब ही पूरा बदल गया पैरेंथेसिस अगर आप इस्तेमाल ना करते हैं। और आखिरी जो एग्जांपल है कि लेट सपोज आपकी एक्सप्रेशन है x प्लस वाई इज लेस देन मिन प्लस मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहले प्लस होगा कि पहले लेस देन वाला ऑपरेटर होगा। तो प्रेसिडेंस में अगर आप देखें तो प्लस जो है उसकी हायर प्रेसिडेंस है कंपेयर टू लेस ऑपरेटर की, लेस देन ऑपरेटर। तो इसलिए पहले x प्लस वाई होगा, ठीक है, उसके बाद मिन प्लस मैक्स होगा, उसके बाद इन दोनों का जो है कंपैरिजन होगा कि रिजल्ट जो थे उनमें से लेस देन कौन सा है। ठीक है, तो यहां पे आप ये बेसिकली दिस इज द सेम एज कि आपने x प्लस वाई के इर्द गिर्द ब्रैकेट डाले होते हैं और मिन प्लस मैक्स के इर्द गिर्द ब्रैकेट डाले होते हैं। ठीक है, पर हमने ब्रैकेट नहीं डाले। क्यों? हमने इस तरह से क्यों नहीं लिखा कि मिन प्लस मैक्स को ब्रैकेट में कर दें और x प्लस वाई को ब्रैकेट में कर दें? हमने इसी नहीं किया क्योंकि इट वॉज ऑब्वियस कि x प्लस वाई और मिन प्लस मैक्स जो है वो लेस देन ऑपरेशन से पहले किए जाएंगे क्योंकि उनकी प्रेसिडेंस हायर है। पर मेरा मशवरा होगा कि आप जो है पैरेंथेसिस इस्तेमाल कर लिया करें, क्यों शुरू में एटलीस्ट, क्योंकि इससे आपका प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा, आपको ज़्यादा साफ नजर आएंगी चीज़ें। यानी इन ब्रैकेट से ऑब्वियस हो जाता है कि पहले x प्लस वाई होगा, फिर मिन प्लस मैक्स होगा, उसके बाद लेस देन का ऑपरेटर होगा। ब्रैकेट ना डालते होना यही था, पर वो कोई नया प्रोग्रामर है तो उसे कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है क्लास।